दे विल से कि जस्ट सिट इन आवर बेंच, डू कंस्ट्रक्टिव थिंग्स, सर्टिफिकेशन करो। जो मेरे लिए बिगेस्ट मोटिवेशन ये तमाम रिस्क को हैंडल करने के लिए सिर्फ ये काफ़ी थी कि इफ़ यू आर लुकिंग इनटू दिस मार्केट, एंटरप्रेन्योरियल माइंड के साथ आते हैं, बिजनेस को ओनरशिप ऑन करते हुए अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ये थ्रेशोल्ड बेसिकली नहीं है। एक बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट उनके अंदर थी और वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट थे और वो और लोगों को भी मैनेज कर रहे थे और नेटवर्क्स भी बना रहे थे और प्रोजेक्ट्स भी मेंटेन कर रहे थे और फाइनेंशियली भी उनकी अच्छी ग्रोथ थी। तो मुझे जब पता चला तो मैंने लाजमी उसके बारे में और जानना चाहा। तो सीनियर्स ने जो कि पहले टीयर 2 टीयर 3 थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की कि इस तरह से हमारा मॉडल है और इस तरीके से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, चांस मिल सकता है चीज़ें मैनेज करने का, अपने आप को मैनेज करने का, टू बी बेटर सेल्फ। तो लेकिन उसके साथ एक चीज़ एसोसिएटेड थी, चूँकि आप टोटली जॉब क्विट कर रहे हैं एक तरह से, तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट अडॉप्ट करने के लिए कुछ चैलेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें मोस्ट लाइकली आपके अपना क्लाइंट होना अभी फ़िलहाल यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, टीयर 2 के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक स्टेज पर ज़रूरी हो जाता है। तो आपकी बेसिक सैलरी क्या होगी, चीज़ें आप कैसे मेंटेन करेंगे, क्या क्या रिस्क हैं। मोस्ट लाइकली फाइनेंशियल रिस्क तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि फाइनेंशियली आप जिस तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप वैसे कर सकेंगे बाद में या नहीं। हो सकता है कि कभी आपके पास प्रोजेक्ट हो या ना हो, लेकिन अभी तक ऐसा जब से मैं टीयर 2 में शिफ्ट हूँ ऐसा हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल में रिस्क है थोड़ा सा फाइनेंशियली साइड पे, लेकिन वो उसको ओवरकम कर जाता है अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर असाइन हो और आपको चीज़ें मैनेज करने का मौका मिले, तो मेरे ख्याल में उसको ओवरकम कर जाता है। अच्छा, मेरा ये सवाल है, जिस तरह आपने बताया कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी पहले, क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपको? कुछ बज़वर्ड्स थे, जैसे पता नहीं सेल्स करनी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा। चूँकि मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस डेवलपमेंट साइड का था, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे लिए इतना मसला नहीं था। मेरे लिए प्रॉब्लम ज़्यादा सोशली इंटरेक्शन थी, लोगों के साथ नेटवर्क्स बनाने में मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो उस तरह से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करता था कि यार ये काम मैं नहीं कर सकूँगा, तो हो सकता है सेल्स भी करनी पड़े, वहाँ फलानी चीज़ की टेंशन लेनी पड़े। तो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ों का आपको रखना पड़ता है ज़हन में। तो मैं उस टाइम पे ये वाला रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। राइट। तो लेकिन ये वाली मिसकंसेप्शन ज़ाहिर सी बात है फिर इंटरेक्शन से ही क्लियर होती हैं। तो सीनियर्स ने हेल्प की उस चीज़ में। तो उसके अंदर आपने ये फाइंड आउट किया कि सेल्स करना ज़रूरी नहीं है? टीयर 2 में सेल्स करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं तो वो अच्छा है। अच्छा, ऐड ऑन कर जाएगा, लेकिन वो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं है। राइट। वो टीयर 3 के लिए है, टीयर 2 के लिए है उनकी अपनी सेल्फ मैनेजमेंट, उनकी टीम की मैनेजमेंट और उसके दरमियान में प्रॉब्लम सॉल्विंग और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। राइट, राइट। अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि कुछ चीज़ें तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जिस तरह फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं और यू क्विटिंग योर जॉब एक टाइप की अनसर्टेनिटी है, और कंसिडरिंग के पाकिस्तान जैसे कंट्री में रह रहे हैं हम, जहाँ पे फ्यूल का रेट भी ज़्यादा है और फैमिली को सपोर्ट करना है और बड़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं। तो कंसिडरिंग ऑल दैट, आपको किन चीज़ों ने, क्या आपकी मोटिवेशन क्या थी, किन फैक्टर्स ने आपको मोटिवेट किया कि यार यू नो व्हाट, कि आई एम गोइंग टू क्विट माय जॉब और आई एम गोना जंप इनटू T2? सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मूविंग टुवर्ड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी, राइट। और इस चीज़ की कह सकते हैं कि लालच, कि आप जो है एक बिज़नेस की ओनरशिप ले रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंड की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो इट वाज रिस्की व्हेन आई वाज स्विचिंग कि मेरे फाइनेंशियल्स कैसे एडजस्ट होंगे, लेकिन ऑल्दो जब मैं इसके अंदर आया तो मुझे ये पता लगा कि कंपनी हैज़ सेट अप सम प्लान्स कि अगर आपको उस टाइम में एक प्रोजेक्ट आपके पास नहीं है या आप उस प्रोजेक्ट में से अर्न नहीं कर रहे हैं एज अ टीयर 2 एज अ एंटरप्रेन्योर, तो आपको काम कैसे मिलेगा, आप
ने जो अर्न किया है वो आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम्म। और इसके दरमियान में तमाम चीज़ें। तो मेरे ख्याल में इट इज़ मच मोर सिक्योर देन आई वाज थिंकिंग। लेकिन जो मेरे लिए बिगेस्ट मोटिवेशन ये तमाम रिस्क को हैंडल करने के लिए सिर्फ ये काफ़ी थी कि इफ़ यू आर लुकिंग इनटू दिस मार्केट स्पेसिफिकली एज अ टीयर 1 एम्प्लॉई, कि आपको एक सर्टेन अमाउंट की थ्रेशोल्ड में आपको पैसे मिलते हैं, हम्म। और उन पैसों में अगर आप अगले 10 साल 15 साल भी जॉब करते हैं तो एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है जिसके ऊपर आप सिर्फ कमा सकते हैं एज एन एम्प्लॉई। लेकिन जैसे ये थ्रेशोल्ड टूट जाता है जब आप ज़रा बिज़नेस की तरफ आते हैं, ज़रा चीज़ों को मैनेज करने की तरफ आते हैं, एंटरप्रेन्योरियल माइंड के साथ आते हैं, बिज़नेस को ओनरशिप ऑन करते हुए अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं या कोई अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये थ्रेशोल्ड बेसिकली नहीं है। ये सिर्फ थ्रेशोल्ड उन लोगों के लिए है जो जॉब कर रहे हैं, और मेरे ऊपर ये थ्रेशोल्ड थी। और जब मैंने एक लॉन्ग टर्म में सोचा कि अगर मैं अगले 5 साल 10 साल यही काम किसी और कंपनी में, इस कंपनी में एक बड़े लेवल पे करता रहूँ, मैनेजमेंट लेवल पर, CEO लेवल पर करता रहूँ, तो मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। तो इस टाइम वो रिस्क जो मैंने लिया उस एम्प्लॉयमेंट प्लान से बेहतर था, इस वजह से। सो बेसिकली एक तो ऑटोनॉमी आपकी मोटिवेशन थी, और दूसरी मोटिवेशन आपकी ये थी कि आप सारी ज़िंदगी भी एम्प्लॉई रहेंगे तो एक सैलरी का कैप है जो हमेशा रहेगा। और अगर आप उस सैलरी के कैप से निकलना चाहते हैं तो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें आपके पास कैप कोई नहीं है, आप जितना मर्जी कमा सकते हैं। अच्छा, यहीं से बात लेके चलते हैं। आप मुझे ये बताएं कि लेट्स से कि अगर जिस तरह आपको कुछ मिसकंसेप्शंस थी, और इसके साथ साथ एक रिस्क भी है कि, और आपने कहा कि इतना ज़्यादा भी अनसर्टन नहीं है, थोड़ी सी कंपनी की पॉलिसीज़ की वजह से स्टेबिलिटी मिल जाती है जो नया ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स से कि अगर यहाँ पे कोई टीयर 1 में है तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे स्पेसिफिकली उनके ज़हन में जब ये आता है कि यार T1 को अगर हम छोड़ देंगे, इफ वी क्विटिंग द जॉब इट्स अ लॉट ऑफ रिस्क, आप उनको क्या सजेस्ट या आप उनको क्या एडवाइस करेंगे इस स्टेज पे? आई विल सजेस्ट कि अगर ऑलरेडी वो किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, बी श्योर टू टॉक टू योर मैनेजर्स एंड योर सीनियर्स कि क्या उस जगह पर, उस प्रोजेक्ट में या उस इन्वायरमेंट के अंदर टीयर 2 की कोई जगह निकल सकती है या नहीं। लेट्स से कि आप अभी बहुत ज़्यादा जूनियर हैं और यू आर थिंकिंग अबाउट के यू नीड टू गो टू टीयर 2, और आप सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर सकते, आप टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल फ्रेश हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। उससे पहले इंडस्ट्री एक्सपीरियंस थोड़ा सा लेना ज़रूरी है। क्यों? वो इस वजह से कि मोस्ट लाइकली इफ़ यू आर अ टीयर 2 यू माइट बी वर्किंग अलोन और यू माइट बी वर्किंग इन अ टीम। जब आप अकेले काम कर रहे होंगे तो आपको सेल्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी, और जब आप किसी टीम के साथ कर रहे होंगे काम तो आपको वो सारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडवांसमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स, टीम मैनेजमेंट की स्किल्स, कम्युनिकेशन की स्किल्स, ये सारी रिक्वायर्ड होंगी। तो फुल 100% नहीं चाहिए होता, हर इंसान सीखता है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है पहले जानना ज़रूरी है, ड्राइव होना ज़रूरी है। और उसमें टेक्निकल स्किल्स के अलावा अगर बात की जाए, उसमें आपने बताया कि कम्युनिकेशन होना इम्पोर्टेंट है, अपने आप को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट इसमें इम्पोर्टेंट है, और टीम वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे अभी रिसेंट प्रोजेक्ट में एज एन टीयर 2 देयर वर 2 रियली नाइस गाइज विद मी, दे वर जूनियर, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लेकिन इन सारी रिसोर्सेज को मैनेज करना टाइम के अंदर और अपने डिलीवरी भी देना जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग है। लेकिन चूँकि अब आप एम्प्लॉई नहीं है तो आपको उसकी टीयर 2 में आपको, अक्सर लोगों का माइंडसेट होता है कि मुझे सिर्फ इतने पैसे मिलते हैं, मैं सिर्फ इतने घंटे काम करूँगा और मैं चला जाऊँगा। लेकिन आई नो कि इफ़ यू ट्रीट पीपल वेल इन टर्म्स ऑफ लाइक फाइनेंशियली एंड आप कम्युनिकेशन अच्छी करते हैं तो मेरे ख्याल में यू कैन गेट मोस्ट आउट ऑफ योर टीम। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो चूँकि मेरे ऊपर ये कैप नहीं है कि मुझे
एक सर्टन थ्रेशोल्ड के पैसे मिलने हैं, तो मैं अपनी पूरी विल करता हूँ कि हाँ ठीक है यार ये. और इवन फॉर द टीयर वंस, आई प्रॉमिस देम दैट आई विल गिव देम बोनसेस if they trust me and my procedures, how I work, I'll give them bonuses. So they were motivated that they will have bonuses, and they will also will have something to learn. Because most of the time junior resources या junior developers या जो भी लोग हैं वो उस चीज़ को ज़्यादा उस चीज़ पर काम करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं जो उनको वो आता है. लेकिन टीयर 2 में और उन टीयर 1 एम्प्लॉयज़ में जो क्रिएटिव होंगे उनमें ये चीज़ थोड़ी सी अलग होगी. वो चीज़ काम करना चाहेंगे जो उन्होंने पहले नहीं किया. राइट. बिकॉज यू कैन नॉट इनोवेट समथिंग इफ़ यू नो इट ऑलरेडी, राइट. या तो मेरे ख्याल में मुझे इस चीज़ की जो सी है वो आज़ादी ज़्यादा नज़र आ रही थी टीयर 2 में. तो that was also. अच्छा, जब आप टीयर 2 के अंदर when you entered in टीयर 2, आपको क्या क्या challenges फेस करने पड़े या करने पड़ रहे हैं इस वक्त? So some of the main challenges were making a client base, right? portfolio बनाना वो थोड़ा ज़रूरी है. जो अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ और मैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर रहा हूँ. चूँकि मेरा प्रीवियस कंपनीज़ में और इस कंपनीज़ में पहले भी एक्सपीरियंस रहा है, तो आई हैड सम एक्सपीरियंसेस एंड पोर्टफोलियोज फॉर द कंपनी एंड फॉर माई सेल्फ. लेकिन जब आप इंटरनेशनली मार्केट एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जहाँ पर आप खुद फिज़िकली नहीं जा सकते, तो देयर शुड बी समथिंग, सम वर्क जो आप पूरी दुनिया को दिखा सकें कि हाँ ये मैंने किया. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, राइट, तो आप मेरे इस काम को देखें, सराहें. अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन फील फ्री टू कांटेक्ट मी, राइट. तो ये पोर्टफोलियो, नेटवर्किंग, उसके अलावा सेल्फ मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट हम कहते हैं कि बहुत आसान चीज़ है और इजीली अडॉप्ट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है. तो मोस्ट लाइकली टीयर 2 में अगर आप किसी टीम को मैनेज कर रहे हैं और अगर आप खुद फ्रस्ट्रेट हैं तो आप अच्छी टीम मैनेज नहीं कर सकते. वो बिल्कुल ट्रिपल डाउन इफेक्ट आएगा. बिल्कुल ऐसा. तो उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है. उसके ऊपर मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत हेल्प की है, और दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प कि किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, किस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, किस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करना है, टीम के मैटर्स कैसे होते हैं. तो ये चीज़ें ये मेरे लिए चैलेंजेस थे थोड़े से, कि पोर्टफोलियोज क्रिएट करना, टीम कैसे मैनेज करनी है, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे होगी, और फिर सबसे एक अलग चीज़ के इन सब में, इस सारे केओस में जहाँ पर आप बाकी तमाम चीज़ें दूसरों के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं. तो जैसे कि जब आप पहला पे चेक रिसीव करते हैं आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है. दैट वाज ट्रू. क्योंकि एक सर्टेन टाइम में पिछले 5-6-7 साल में जब से मैंने जॉब स्टार्ट की है, देयर वाज अ क्रिएटिव माइंड जो कि एक म्यूट हो गया था. मुझे कोई आज़ादी नहीं मिल रही थी कि अच्छा अगर मैं ये कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी, मैं खुद ये काम कर नहीं सकता था, मुझे एक बिगर टीम रिक्वायर्ड थी. तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर एज अ टीयर 2 मुझे जॉनसन अवेलेबल है. तो आई कैन यूज़ अ बिट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम दिस कंपनी, और मुझे जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, मुझे जो टाइम की फ्रीडम है, उसमें मैं अपनी ये चीज़ें पूरी कर सकता हूँ. एंड आई कैन टेक दिस कंपनी एंड पीपल इन दिस कंपनी टू अ नेक्स्ट लेवल, आई थिंक. और अगर आप माइंड सेट अपना 4 महीने पहले देखें तो, या जब आप टीयर 1 के अंदर थे, तो तब आपके अंदर क्या फ्रस्ट्रेशन या क्या प्रॉब्लम्स या क्या चैलेंजेस तब आप फेस कर रहे थे? सो a lot of the time there were time constraints, right? आप सोच रहे होते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, इतने मुझे पैसे मिल रहे हैं और मैं 12 घंटे क्यों लगा रहा हूँ, राइट? यू आर बीइंग कंस्ट्रक्टिव
ये बात नहीं है कि अभी आपके सीनियर्स या मैनेजर्स या हर चीज़ आपको देख नहीं रहे हैं, दे आर वेल सपोर्टिव, लेकिन कहीं पर एक चीज़ होती है कि जब आप एक पे चेक रिसीव कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता है कि आपको एक मंथ में इतने पैसे मिलने हैं, इसके अलावा नहीं मिलने। आपने 8 आवर्स की जॉब भी कर ली, उसके ऊपर टाइम भी एक्स्ट्रा दे दिया, अब आप घर जाएंगे बिंग फ्रस्ट्रेटेड कि आपने 12 घंटे काम कर लिया, 10 घंटे काम कर लिया, 8 घंटे काम कर लिया, और अब आप जो है, आपका दिमाग कहेगा बस अब रुक जाओ, बस। अब जो है और काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। तो दैट वाज माई थिंक कि मैं जाता था, उसके बाद मैं बैठ जाता था, कहता था यार मैं तो काफ़ी काम कर लिया, अब रात हो गई, अब सो जाते हैं। और इसी तरह दिन गुजरते गए, दिन से साल साइकिल गुजरते रिपीट होता है। साल गुजरते गए और साइकिल रिपीट होता रहा। तो देन देयर वाज अ टाइम जब मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा कि देखो अभी कहीं पे भी आप दूसरी कंपनी में जाओ या इस कंपनी में रहो, एक सर्टेन लेवल के बाद आपको फाइनेंशियल ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी, True. और उसके साथ साथ आपकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जाएगी। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि हाँ आपने एक फाइनेंशियल ग्रोथ भी चाहिए, आपको सेल्फ मैनेजमेंट भी चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व भी करनी है, तो आप फिर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाओगे। तो इससे बेहतर है कि आपको इन सब चीज़ों की फ्रीडम दी जाए और आपको टीम मैनेज करने का मौका दिया जाए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दी जाए, आपको टाइम की फ्रीडम दी जाए, और आपको मौका मिले अपने आप को मैनेज करने का, तब आप इन सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये बताइए कि जिस तरह आपने बताया कि TA2 के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस हैं, और आपने मुझे पूरी ट्रांजिशन बताई है कि पहले माइंड सेट क्या था और अब आपका क्या माइंड सेट है। तो उसके अंदर चैलेंजेस भी हैं, जिस तरह आपने बताया प्रेशर है, फ्रस्ट्रेशन है, या टीम को मैनेज करना है, टीम मैनेज नहीं हो रही। इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ आप, या इन सारे स्ट्रेसर्स के साथ आप किस तरीके से कोप करते हैं? सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली में। अगर वो कोई ऐसी प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कम्युनिकेट विद योर सीनियर्स। सबसे पहली चीज़, अगर आपके कोई सीनियर ऐसे नहीं है और कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा, तो कम्युनिकेट करना कि इस चीज़ को टाइम लग सकता है, और इसके दरमियान की चीज़ें। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो एथिकली ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के 2 तरीके हैं मेरी नज़र में। एक, थोड़ा सा प्रॉब्लम को पीछे से देखें। जैसे कि अगर आप प्रॉब्लम को बहुत फेस टू फेस देखेंगे तो आपको पूरी प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा पीछे हटें, थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा टाइम दें और पूरी प्रॉब्लम को देखें, तो उसके ग्राउंड इफेक्ट्स को देखें और फिर फैसला लें। तो मेरे ख्याल में अगर उस दरमियान में कोई गलत फैसला भी होता है तो कोई बुरी बात नहीं है। इट कैन ऑलवेज बी टाइम जब आप किसी एक चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो रेदर देन कि आप हर चीज़ को एक ही दफ़ा में फिक्स करने की कोशिश करें, एक एक चीज़ को एक एक टाइम में थोड़ा थोड़ा करके फिक्स करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपके जो नंबर ऑफ़ आवर्स हैं जो आप पुट इन करते हैं, आपकी कॉन्वर्सेशन से मैं ड्राइव कर रहा हूँ कि अब आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ आवर्स भी लगाते हैं, तो आपकी फैमिली लाइफ इससे अफेक्ट नहीं होती? मोस्ट लाइकली कि जब आप आवर्स दे रहे थे एज अ टीयर 1, यू वर मोर फ्रस्ट्रेटेड जब आप घर जाते थे। हाँ। आप किसी को आपको जवाब देने की वो नहीं होती थी कि यार पता नहीं क्यों ऐसे अभी ये बहस कर रहे हैं, क्यों मुझसे बात कर रहे हैं। हर चीज़ में आपको ऐसा लगता था कि जैसे मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ हर टाइम पे। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक लगता है कि मेरे ख्याल में साइकी है, एक ह्यूमन साइकी है, लगता है कि हाँ यार ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही है, मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया शायद इस वजह से, या शायद मुझे अब सोना चाहिए। तो बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें होती हैं जिनको आप सिर्फ निगलेक्ट करते हैं। जैसे मैं आमतौर पर घर जाकर कोशिश करता हूँ कि फैमिली के साथ बैठा जाए, बातें की जाएँ, या मूवी देख ली जाए, या स्केचिंग कर ली जाए,
तो मेरे ख्याल में दिमाग फ्रेश हो जाता है. अक्सर आई एंजॉय प्लेइंग सम गेम्स विद माई वाइफ एंड विद माई सिस्टर. तो मैं गेम्स खेलता हूँ, लेकिन अक्सर औकात मैंने देखा कि जब मेरे और ज़्यादा लग जाते थे ना, तो मैं कहता था नहीं आज नहीं खेलनी. उसकी वजह से जो मूड ख़राब होता था ना, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा अफेक्ट करता है फैमिली को. आपको लगता है कि अब क्वालिटी टाइम बेशक आपको कम कम मिले है, भी, लेकिन लेकिन क्वालिटी क्वालिटी ऑफ लेकिन क्वालिटी ऑफ टाइम है. वेरी नाइस. अच्छा, इसमें मुझे दो मेरे इसमें क्वेश्चंस हैं. और एक तो ये है कि जब भी आपने जिस तरह बताया कि ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इनटू T2, आपको सोचना कभी ना कभी तो आई होगी कि यार अगर पैसे ना आए तो, या वर्कआउट ना किया तो, नेगेटिव जिसको सोचे बोलते हैं, वो आपको क्या सोचे आई और आपने किस तरीके से उसके साथ डील किया? अच्छा, ऐसा हुआ, और अब ऐसा रिसेंटली हुआ, और मेरे एक्सपीरियंस में ये बहुत जल्दी हुआ, जो आमतौर पे बाकी लोगों के साथ शायद नहीं हुआ था. वो ऐसा हुआ कि मैं Tier 2 में ज्वाइन किया, और इन दैट सेम मोमेंट, इन दैट सेम मंथ, जो मेरा रिसेंट क्लाइंट था वो चला गया फॉर सम रीज़न, फॉर फाइनेंशियल रीजंस. दे क्विट, and at that time I didn't have anything to work on, right? But and I was really thinking कि अब क्या होगा. मैंने तो डिसीजन ले लिया, मेरे पास तो पैसे नहीं है, और मैं कैसे तनख्वाह तो है नहीं, तो मैं कैसे गुजारूंगा दिन. अगेन थोड़ा सा सब्र, और उसके बाद डिस्कस करें. तो जब मैंने डिस्कस किया अपने सीनियर के साथ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये जो जगह है यहाँ पर टीयर्स इसलिए हैं कि ये आपने एक प्लेटफॉर्म है, ये एलाइड एक प्लेटफॉर्म है, और इसके अंदर डिफरेंट टीम्स हैं जो डिफरेंट काम करती हैं. आप मुझे बताएं आप क्या 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 काम कर सकते हैं. हो सकता है कि हर टीम में से कुछ ना कुछ आपका काम निकल आए. हो सकता है कहीं पे आप 2 घंटे दे रहे हैं, कहीं पे आप टीम मैनेज कर रहे हैं, तो किसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग करके दे रहे हैं, तो किसी को कोई एल्गोरिथम लिख के दे रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो इन दैट सेंस आई सॉ कि मेरे पास उसी मंथ में अभी मेरा काम वो ख़त्म हो रहा था, और 10 दिन पहले मेरा एक और काम भी शुरू हो गया. तो ज़रूर उस टाइम पे ख्याल ये था कि अब हो सकता है आगे 1, 2, 3 महीने 4 महीने काम ना मिले, तो मैं कहाँ से सर्वाइव करूँगा. लेकिन मेरे ख्याल में कई जगह पर ये सोच ठीक भी है. नेगेटिव सोच इस तरीके से, इसको नेगेटिव भी नहीं कह सकते, क्योंकि यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि आपने फैमिली फीड करनी है और डिफरेंट चीज़ें मैनेज करनी है. वो कैसे होंगी? तो जाहिर सी बात है वो प्रेशर होता है, लेकिन उसको मैनेज करने का तरीका मेरे ख्याल में कुछ हद तक सब्र भी है. क्योंकि अगर हर चीज़ आसान होती और इस तरह की सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ओन करना आसान होता तो हर बंदा करता. लेकिन आपको लगता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको पहले ये पता होता कि अगर इवन इफ आई लूज माई क्लाइंट तो बाकी लोग विल हेल्प मी आउट, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होता, मेंटली पीस होता. क्योंकि अगर मुझे ये चीज़ मुझे बाद में पता चली, तो ये जो आप अभी वीडियो बना रहे हैं, मैं अपने Tier 1 फेलो से ये लाजमी कहूँगा कि आप हर स्टेप पे डिस्कस ज़रूर करें. बिकॉज जो मेरे ख्याल में सीनियर्स हैं आपके, हो सकता है वो इस तरह की कोई एक चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हों, या वो आपको इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हो. तो रेदर देन फ्रस्ट्रेटिंग, और रेदर देन कि आप एक चीज़ को सोच के बैठ जाएं और वो फैसला ले लें, it's always better to communicate with someone else. अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि फाइनेंशियल ग्रोथ आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हुई आपकी, एंड रिवॉर्ड्स. एक तो है ना फाइनेंशियल ग्रोथ, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपने गेन की हैं बाय जंपिंग इनटू Tier 2? सो जब आप Tier 1 में होते हैं तो मोस्टली जब आप एक कन्फाइंड स्पेस, एक कन्फाइंड ग्रुप या कन्फाइंड प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो आपकी सोच सिर्फ उतनी रहती है. मे बी इस वजह से कि आप एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहे, या मे बी इस वजह से कि आप पिछले 1.5-2 साल से एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. और ऐसा होता है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में.
पिछले 1.5 साल में मैंने जो इसमें एलाइड में पहले एज अ टीयर 1 जॉब की है, वो एविएशन की प्रॉब्लम्स थी, उनकी स्केजुलिंग की प्रॉब्लम्स थी, तो उसके अंदर काफ़ी टाइम खर्च होता है और काफ़ी दिमाग भी लगता है। तो जब आप एक बॉक्स के अंदर उसी बॉक्स में बार बार सोच रहे हैं और सोचते जा रहे हैं और वहीं से आप अंदर अंदर दबते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वहाँ से आपको जो आपकी ये सोच है कि भी आपने कैसे क्रिएटिव होना है या कैसे आपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, तो वो नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में उसका एक बेहतर तरीका ये है कि मैं अभी भी जो मैं घर लेके जा रहा हूँ वो उतना ही है जैसा मैं टीयर 1 में लेके जा रहा था, बट मेंटली आई एम हैविंग मच मोर एज अ रिजर्व, जो कि मैं खर्च कर सकता हूँ डिफरेंट चीज़ों पे। जैसे कि आई कैन हैव अ टीम नाउ, आई कैन बिल्ड अ टीम, I can take projects, I can have ownership in my projects and business. I can make networks, I can be socially free, और मेरे ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है इस टाइम पे कि टाइम्स भी फ्लेक्सिबल हैं और हर चीज़ मेरे लिए एक अब थोड़ी सी ईज़ है कि यू हैव सर्टेन लेवल ऑफ कैप या पॉलिसी के भी आपको अगर यहाँ पर रहना है तो आपको ये एथिक्स फॉलो करने हैं, इससे इस तरीके से बात करनी है, ये है, ये इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपके ऊपर कैप्स होती हैं, जैसे कि आप इससे ज़्यादा खर्च करेंगे कुछ हो जाएगा, आपको नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, बेसिकली सैलरी तो हर मंथ मिल रही है ना, तो आपको सोचना पड़ रहा है कि आप इतना 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 खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर अब मैं ये सोचूं कि मैं इतना इतना खर्च कर रहा हूँ हर महीने, तो वो उतना तो मैं लेके जाऊंगा, बाकी कंपनी रिजर्व होल्ड कर रही है आपके लिए, जिसमें मुझे फ्रीडम है कि मैं एट एनी मोमेंट मैं पैसे विड्रॉ करवा सकता हूँ और उसको मैनेज भी कर सकता हूँ चीज़ों को। लेकिन मेरे पास एक सेटिस्फेक्शन है कि आई हैव समथिंग दैट है जिसमें मेरा कंट्रोल है, जिससे मैं अपनी फाइनेंशियल के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर, अपनी नेटवर्किंग के ऊपर खर्च कर सकता हूँ, जो कि मेरा नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट से पहले का माइंडसेट था कि आई हैव टू डू समथिंग, कि जैसे मुझे एक ऐप बनाना है, मैंने उस पर कुछ पैसे खर्च किए, कुछ लोग हायर किए, लेकिन मैं नहीं कर सका क्योंकि वो एक लिमिटेड रिसोर्स थी, लिमिटेड लोग थे जिनको मैं खुद अपनी माइंडसेट से या अपनी जितनी कैपेबिलिटी थी उस हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर एंटर इनटू टीयर 1 एम्प्लॉय कि जहाँ पर मैं सिर्फ पे चेक्स ले रहा था और किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, और मेरी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट जो सी है वो इन टर्म्स ऑफ माई एबिलिटी खर्च ज़रूर हो रही है, और किसी हद तक मेरी स्किल्स पॉलिश भी हो रही हैं और होती हैं। तो पॉलिश ज़रूर हो रही थी, लेकिन उस हिसाब से जो मेरी एनर्जी थी वो ज़्यादा खर्च हो रही थी। राइट। अब वैल्यू फॉर मनी कह सकते नहीं था इतना। बिल्कुल। तो अब मैं उन बेसिक मेच्योर चीज़ों पर, उन ज़िंदगी की उन मसलों पर हल कर सकता हूँ जिससे ना सिर्फ मुझे फ़ायदा होगा बल्कि दुनिया के और लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स कि जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं ऐसी चीज़ों पे काम कर सकता हूँ जो ग्लोबली लोगों को अफेक्ट करेंगे इन अ पॉजिटिव वे, राइट, रेदर देन कि वो सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप को फ़ायदा दें। अच्छा, मुझे थोड़ा बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि कंपनी रिजर्व्स होल्ड कर रही है, सो हाउ डज दैट वर्क? कि अगर आप एक क्लाइंट से, इफ अ क्लाइंट इज पेइंग यू, उसकी कुछ परसेंटेज आप लेते हैं और कुछ कंपनी परसेंटेज रखती है एज अ रिजर्व, हाउ डज दैट वर्क? सो द थिंग इज कि जब फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग फॉर अ क्लाइंट, दे पे यू एक्स अमाउंट ऑफ मनी, राइट? So let's say they pay you 1,000 रुपीज़, राइट? तो उसमें से कंपनी आपका 2.5 से 3% रखती है, जिसमें सिर्फ वो बेसिकली आपके
वो चार्जेस हैं जिसमें आपकी वो कैंपेन चलाएगी आगे नेटवर्क्स ग्रो करने के लिए, आगे प्रोजेक्ट्स लेने के लिए मार्केटिंग के लिए। ठीक है। उसके अलावा इफ़ यू आर शेयरिंग दिस प्रोजेक्ट विद समवन एल्स तो वो परसेंटेज कट होगी। लेकिन अगर ऐसी कोई नहीं है तो डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में आपके रिजर्व में वो पूरी अमाउंट जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि आपका एक एक्स अमाउंट का खर्चा है जो आप एक मंथ में करते हैं या एक दिन में करते हैं, एक हफ्ते में करते हैं, यू फील फ्री टू जस्ट कनेक्ट विद योर अकाउंटेंट, कंपनीज अकाउंटेंट, जो कि आपको टैक्सेशन और इन बाकी सारे मामला से बिल्कुल फ्री करके आपको कहेगा दिस इज़ व्हाट यू हैव, दिस इज़ व्हाट यू कैन टेक, कि आप जितना आप लेना चाहते हैं आप उनसे बताएं और आप फॉर्मली रिक्वेस्ट करें और आपके अकाउंट में फिज़िकली आपके पास खर्च करने के लिए मौजूद होंगे। उसके अलावा जो आपके पास रिज़र्व की अमाउंट है वो विदाउट टैक्स कंपनी के अकाउंट में पूरी की पूरी पड़ी रहेगी जब तक आप उसे विड्रॉ नहीं करते, विच इज़ अ गुड थिंग। और कंपनी को क्या होल्ड करने की क्या ज़रूरत है? कंपनी को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने कुछ पॉलिसीज़ बनानी है कि इफ़ यू हैव लाइक 1000 रुपीज़ इन योर रिज़र्व, ठीक है, और आप हर महीने 300 रुपये का खर्चा करते हैं, तो कंपनी इज़ मैचिंग योर स्ट्रेटजी कि आप हर महीने 300 का खर्चा करते हैं, तो इन अबाउट 3 months you will consume your whole reserve if you don't have any work. Right? So what they do is they have a reserve cap कि जिसके नीचे जाते they alerted कि अब इसको और काम की ज़रूरत है। Right. या कुछ ऐसी चीज़ है जो ये हम ठीक नहीं कर रहे एज अ टीयर 2 या एज अ कंपनी, जो चीज़ ठीक नहीं हो रही है। तो अगर मेरे पास एक, आप कहते हैं ना कि मेरे पास घर में एक अमाउंट पड़ी होगी कि यार अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा टाइम आ गया तो मैं वो यूज़ करूँगा, दैट इज़ समथिंग जहाँ पर कंपनी आपके लिए प्लान कर रही है, आपको ज़रूरत नहीं है इन सारे मामलात में आने की कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगा। कंपनी विल प्लान इनफ फॉर यू कि अगर आपके पास काम नहीं होगा या टाइम नहीं होगा तो उसको कैसे मैनेज करेंगे वो। और फिर दूसरी चीज़ ये कि जो एक सेकंड प्लस है अदर देन के फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज होंगे, अगर आप कंपनी में हैं और आप कोई टीम मैनेज कर रहे हैं या आपका एक कोई प्रोजेक्ट है जो आप किसी क्लाइंट को मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए लेट्स से कि आपके 3 या 4 रिसोर्सेज आप कंपनी के यूज़ कर रहे हैं, तो कंपनी विल प्रोवाइड यू पीपल, इंटेलेक्चुअल्स, जो कि उस टीम में आपकी वैल्यू ऐड करेंगे और काम करेंगे उस टीम में। They can be either tier 2, they can either be tier 1 employees, तो उनको फंड्स ट्रांसफ़र करने में आसानी होगी उस कंपनी के रिजर्व्स में, राइट, कि आपकी जो कंपनी से लेन देन है उससे आपकी झंझट नहीं होगी कि आपको हर महीने इसको इतने पे करने हैं, इसको इतने पे करने हैं, वो ऑलरेडी उनके पास हैं, दे कैन जस्ट उनको मेरा अप्रूवल चाहिए और वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और वो 6 months का आई थिंक कैप करते हैं, रिजर्व होल्ड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके कितनी टीम मेंबर्स हैं। हाँ, वो अगर आप टीयर 1 एम्प्लॉयज़ हायर करें, जैसे मैं, टीयर 1 एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छी सेफ्टी है यहाँ पे, और इवन दो टीयर 2 के लिए भी है लेकिन वो डिफरेंट तरह की है। टीयर 1 के लिए 6 months कंपनी मुझसे एडवांस लेगी ताकि उनके लिए जो हर मंथ की फैसिलिटी है वो बरकरार रहे और उनके लिए एक सेफ्टी हो कि वो हर महीने, हाँ, आफ्टर द वर्क जब मैं उन्हें काम नहीं दूंगा तो उनके पास 6 महीने की सेफ्टी है, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मेरे ख्याल में अमूमन मैंने दूसरी कंपनीज में नहीं देखी। दे विल जस्ट से कि अच्छा ठीक है अब हमारे पास काम नहीं है, यू कैन गो। यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर पर्सनली पिछले 2-2.5 साल में मैंने किसी को नहीं देखा कि कंपनी ने किसी को कि नहीं अब हम आपको नहीं रख रहे, जाओ। दे विल से कि जस्ट सिट इन आवर बेंच, डू कंस्ट्रक्टिव थिंग्स, सर्टिफिकेशन करो, डिफरेंट चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहो, सोशली इंगेज रहो, विल इंगेज सम वर्क फॉर यू, विच इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।